नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो होगा एनटीपीसी प्रश्न उत्तर होगा। एनटीपीसी प्रश्न उत्तर से संबंधित मेरा टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि पुराने जितने भी पेपर हुए हैं, जो एक फेज़ आपका कंप्लीट हो चुका है और जितने भी शिफ्ट हुए हैं, उसके सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बताने का तरीका ये होगा कि मैं बोलूँगा और उसका उत्तर बोर्ड पे लिखूँगा और बहुत आराम से बोलूँगा। आप चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद होगा, और जब मैं बोल रहा हूँगा तो चाहें तो आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि मैं इसको लिख के नहीं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और कम से कम प्रश्न होंगे। अगर मैं बोल के आपको आंसर बताऊँगा, यहाँ पर आंसर बताता जाऊँगा, तो आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाएंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न, ये सभी के सभी प्रश्न जो है आए हुए हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये सभी के सभी प्रश्न अभी जो पहला फेज़ कंप्लीट हुआ है उसमें ये पूछा गया है। तो मैं सभी प्रश्नों को इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए कितनी चोटियां खोली गई थी। मतलब कि हिमालय पे चढ़ाई करने के लिए कितनी चोटियों को खोल दिया गया था कि इन चोटियों पे व्यक्ति चढ़ सकता है, जो पर्वतारोहण करते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, चढ़ सकते हैं। तो कितनी चोटियां खोली गई, तो आपको याद करना है कितनी चोटियां खोली गई। तो 137 चोटियां खोली गई। कितनी चोटियां खोली गई दोस्तों? 137 चोटियां। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक एक प्रश्न मैं नोट करके लाया हूँ उसको, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इतना बच्चे जानते हैं, सही बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो बहुत कुछ चीज़ें पता होंगी। बस ये इसका उद्देश्य एकमात्र इतना है कि कुछ चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी तो उसको आप याद कर लेंगे और आपको इससे ये पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहले फेज़ में, और दूसरे फेज़ में उसी से आप आइडिया लगा के और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, दूसरा प्रश्न जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 के मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 का मद्रास अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 और मद्रास। ठीक है, तो मद्रास में हुआ था। चलिए आइए, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो प्रथम परमाणु परीक्षण, दो परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में हुआ था और दूसरा 1998 में हुआ था। ठीक है, तो जो 1974 में हुआ था वो इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, जब वो प्रधानमंत्री थी भारत की, उस समय हुआ था, और उसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और शक्ति 98 जो था 1998 का जो पोखरण परीक्षण, जो परमाणु परीक्षण दूसरा अलग किया गया था, उसका था। तो भाई बात को ध्यान से सुनेंगे, हर चीज़ लिखी भी नहीं जा सकती, लिखूंगा तो टाइम खराब होगा। आप ध्यान सुने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे इससे। ठीक है, दूसरा आइए, नेक्स्ट आते हैं, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? आपको तैयार हो गया है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? देखिए परीक्षा किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको भी ध्यान देते चलिए। ठीक है, तो किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो एक कांड हो गया था जिसे बोला गया चौरा चौरी कांड, जो कि गोरखपुर में हुआ था 1922 में, 4 फरवरी 1922 में। याद रखेंगे, 4 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड, ध्यान से, चौरा चौरी कांड हुआ था। और चौरा चौरी कांड में बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई थी, और आप लोग जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, हिंसा में नहीं विश्वास करते थे, और जिसके चलते वो इससे बहुत ही दुखी होते हैं और क्या कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था उसको वापस ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी साइड में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है घटना। ठीक है, उसके बाद आइए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया, सब इर्द गिर्द आधुनिक भारत से क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हैं ना। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। 5 सितंबर 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है,
कलकत्ता अधिवेशन में इसको पारित कर लिया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में इसको पारित कर लिया गया था। अब आइए, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित आयन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और किसी भी एलिमेंट के ऊपर माइनस और प्लस चार्ज हो सकता है, जिस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं या इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। जब हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको कैटायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटायन कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। कैटायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैटायन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से परीक्षा को प्रश्न को सुनते चले जाएंगे, आपको याद होता चला जाएगा। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी और रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? कैटायन कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? अब आते हैं दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है, खिलाफत आंदोलन किसने? तो अली बंधुओं ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अली बंधुओं। अली बंधुओं में दो नाम आते हैं। अली बंधुओं में तो दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम आता है खिलाफत आंदोलन के लिए, और 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो किसने शुरू किया था? अली बंधुओं ने। परीक्षा प्रश्न अली बंधु लिख के भी आ सकता है और पेयर बना के भी दे सकते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली बहुत इंपॉर्टेंट। आइए मैं इसको नोट भी कर दे रहा हूँ, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो कब शुरू किया गया था दोस्तों? शौकत अली कब, बहुत ध्यान से, कब शुरू किया था? 1919 में। कब शुरू किया गया? 1919 में। बहुत इंपॉर्टेंट, 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट भी 1919 में पारित किया गया, लेकिन कब पारित किया? 26 जनवरी को। कब पारित किया गया दोस्तों? 26 जनवरी को। ये परीक्षा का प्रश्न आया हुआ है, रेलवे के परीक्षा के प्रश्न जितने भी आए हैं मैं उसको लेके आया हूँ। ठीक है, मैक्सिमम प्रश्न मैं लेके आया हूँ। 26 जनवरी 1919 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो महिलाओं और बच्चे जो भुखमरी से मर रहे थे उनको बचाने के लिए एक विश्व संगठन की स्थापना की गई थी। उस विश्व संगठन का नाम क्या है? तो उसका नाम है यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ, जो कि 1946 में, देखिए आपको पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहता है, और 1946 में क्या किया गया? एक ऐसे संगठन की स्थापना की गई जो कि देख रेख कर सके, बचाव कर सके महिलाओं और बच्चों को। तो उसका नाम क्या रखा गया? यूनिसेफ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष नाम रखे गए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान सुनेंगे। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? तो हल्दी के पेटेंट को वापस ले लिया गया। किसके पेटेंट को? ऑप्शन आपको कई मसालों के नाम दे रखे होंगे और एक मसाला आपको मिटिक करना होगा, तो हल्दी को वापस ले लिया गया था। ठीक है, पेटेंट को वापस ले लिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग की बात कर रहे हैं। व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है वो उत्तरी अटलांटिक है। आप जान रहे हैं कि उत्तरी अटलांटिक है, दक्षिणी अटलांटिक है। उत्तरी अटलांटिक के मतलब पूर्वी और पश्चिमी देशों के बारे में आप जान रहे हैं। जब उत्तरी अटलांटिक यहाँ मान लीजिए ये उत्तरी अटलांटिक है, तो इधर कौन सा देश है और इधर कौन सा देश है? इधर आपका पड़ेगा उत्तरी अमेरिका, इधर जो पड़ेगा यूरोपियन कंट्री पड़ेगी। क्या पड़ेगा दोस्तों? यूरोपियन कंट्री पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये जो और नीचे दक्षिणी अटलांटिक है, तो उत्तरी अटलांटिक सबसे बेस्ट होता है। आप देखेंगे जब मैप लेके आएंगे, आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें बहुत ढेर सारे एरो बने होंगे, मतलब कि समुद्री मार्ग को बता रहा है कि यहाँ से जहाजें आती जाती हैं, पोर्टों पे जाती, आयात निर्यात का कार्य होता है, चीज़ों को उतारा रहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2023 तक एशियाई फुटबॉल कप कहाँ होगा? मतलब कि 2023 में जो एशियाई फुटबॉल कप होने वाला है वो कहाँ पर होगा? तो चीन में होने वाला है दोस्तों, चीन में होने वाला है। याद कर लीजिए कहाँ होने वाला है दोस्तों? चीन में। एशियाई फुटबॉल कप कहाँ होगा? चीन में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन में होने वाला है। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रश्नों को कवर करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आपको जल्दी से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर मिल सके और आपको पता चल सके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक आप सभी पढ़ के जाइएगा, सारे सूचकांक पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि पुराना करंट अफेयर पढ़ के जाना है, आपको 2019 का भी करंट अफेयर पढ़ के जाना है, क्योंकि परीक्षा में 2019 से करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो कि आप परीक्षा के प्रश्नों को देख के ऐसा लग रहा है कि जो कि रेलवे है आपसे परीक्षा के प्रश्न जो पूछ रहा है, करंट अफेयर जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो 2019 करंट अफेयर भी पूछ रहा है और कहीं कहीं 2018 में भी चला जा रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप देख लेंगे और आइडिया कैसे लगेगा जब आप इस पूरे प्रश्न को, पूरे वीडियो देखेंगे। तो आप जब इसको रीड कर लेंगे, हमसे सुन लेंगे, हमसे समझ लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए,
देखिए कौन सा देश मानव विकास सूचकांक SDI 2019 में फर्स्ट रैंक पर रहा है? तो नार्वे। कब? 2019 के बाद का नार्वे रहा। भारत की स्थिति उसमें 129वीं थी। कितनी थी भारत की स्थिति? कितनी थी दोस्तों? 129वीं थी। ठीक है, याद रखेंगे। और नार्वे नंबर 1 पे था। ठीक है, मानव और कुछ चीज़ें मैं आपको ये बता दूं, मानव विकास सूचकांक में किन किन चीज़ों को मानक के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा को और प्रति व्यक्ति आय। तो जीवन प्रत्याशा मतलब, अब देखिए मानव का विकास की बात कर रहा, तो मानव का विकास में क्या क्या चीज़ होती है? मानव को जीवित होना चाहिए पहले, तो विकास से पहले तो जीवित रहे, विकास तो बाद में करेगा ना, तो पहले जीवित रहे, और जीवित रहेगा उसके बाद विकास की बात जब करेंगे तो उसके पास सबसे पहले क्या चीज़ होती है? रिक्वायरमेंट, शिक्षा। आप इसलिए पढ़ाई करें ना कि शिक्षा, आपको अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको नई जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो आपका जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो शिक्षा जरूरी है। उसके बाद क्या होगी? फिर जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो उसको नौकरी करेंगे तो आपको आय की जरूरत पड़ेगी। तो 3 चीजें होती हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना। और इसको जारी कौन करता है? UNDP जारी करता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ठीक है, आइए 287। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन हल्का सा मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। 287 जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो इससे आप क्या आइडिया लगा पा रहे हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसकी? तो 8 2 10 है 17। 17 क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा उसका। परमाणु क्रमांक जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है ना, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 17 जो है, यहाँ ध्यान देंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 17 किसका होता है? 17 क्लोरीन का होता है। क्वेश्चन में परीक्षा में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस एलिमेंट का है, किस एलिमेंट का है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब देखिए 2018 का प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए 2018 एशियन गेम्स में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता था? तो एशियन गेम जो हुए थे 2018 में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीता? चाइना जीता था। किसने जीता? चाइना ने जीता था। ठीक है, और चाइना ने जीता था। और भारत की स्थिति कितनी थी उसमें? 8th थी, 8th पोजीशन पे था, मतलब 8वें नंबर पे भारत था। एशियन गेम्स 2018 का भारत 8वें नंबर पे था और चाइना नंबर 1 पे था। इसको याद करेंगे, परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जो कि 19, आप ध्यान है कि जो सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए ये राजी हो गए थे जाने के लिए यहाँ पर गांधी जी। इस समझौता हुआ था गांधी इरविन के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। जो कि इसमें पूछा गया कितने सूत्रीय मांगें थी, तो उसमें गांधी इरविन समझौते में कितनी सूत्रीय मांगों पर हुआ था, मतलब कि जो समझौता जो हुआ था गांधी इरविन में कितने सूत्रीय मांगे थे, मतलब क्या क्या लाइनें थी, क्या क्या समझौते हुए थे, वो बिंदु क्या थे, तो कितने बिंदु थे? तो 11 बिंदु थे, मतलब 11 समझौते हुए थे, 11 सूत्रीय मांगे थी। ठीक है, तो कितनी सूत्रीय मांगे थी? 11 सूत्रीय मांगे थी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 11 सूत्रीय मांगे थी। ठीक है, याद करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते जाएंगे, सुनते चलेंगे, अपने आप ही याद हो जाएगा। परीक्षा प्रश्न रिपीट जरूर होगा, 100% रिपीट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको फायदा मिलने वाला है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, पूरा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए फिर आते हैं, किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो सिंपल सी बात है, वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर वो आंसर नहीं बता रहा हूँ कि जो होना चाहिए, एग्जैक्ट जो भी मैं आप एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो परीक्षा में पूछा गया और जो ऑप्शन के हिसाब से था वहाँ पर। ठीक है, जो ऑप्शन दे रखे थे जिसका आंसर आपका यही होगा। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपका। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं? 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें एक पेपर ऑप्शन था, पेपर कंप्यूटर का भाग नहीं होता। ठीक है, और आप क्या करेंगे? कंप्यूटर संबंधित इनपुट आउटपुट डिवाइस जरूर पढ़ के जाइएगा, और भी बहुत चीज़ें हैं, हार्डवेयर संबंधित चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वगैरह, ये सब पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। भारत अक्टूबर 2020, मतलब अब देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया, अक्टूबर 2020 की बात कर रहा है। कब कर रहा है दोस्तों? अक्टूबर 2020 की बात कर रहा है। 2020 तो कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका? कितनी बार रह चुका अब तक? कब तक? अक्टूबर 2020 तक कितनी बार रह चुका अस्थायी सदस्य? मतलब कई बार चुना जाता है ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, तो वो क्या 8th बार, मतलब कि 8 बार वो अस्थायी सदस्य रह चुका है। 8 बार याद रखेंगे, 8 बार है इंपॉर्टेंट, 8 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल को ये पारित हुआ था। ठीक है, कब पारित हुआ दोस्तों? 24 अप्रैल को पारित हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, देखिए बहुत ही टेढ़ा प्रश्न पूछ लिया गया, मतलब कि हम लोग जितने डे याद करते हैं, हम लोग जो दिवस जानते हैं उससे बहुत ही अलग हटके पूछ लिया गया। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो है उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये जो टफ क्वेश्चन जो होते हैं कुछ बहुत साइड से पूछते हैं ना, वो सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, सभी नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, तो आप प्रयास कर लीजिएगा, साइड से भी कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। आप जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होंगी तो छोटा सा 4 ऑप्शन जब हों तो वो आपको 3 ऑप्शन आपको पता होगा, तो चौथा ऑप्शन जाहिर सी वही हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, जब आपको 3 चीज़ों के बारे में पता है कि ये तो ये दिवस, ये तो ये दिवस है, तो फिर चौथा ही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से
तो 23 अप्रैल, ध्यान सुनिए, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, ठीक है ना। फिर आए, भारत में यूएनओ के कितने ऑर्गेनाइजेशन संगठन हैं? तो यूएनओ के भारत में कितने ऑर्गेनाइजेशन संगठन काम कर रहे हैं जो सेवा प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर भारत के अंदर, यूएनओ के, ठीक है ना। तो कितने कह रहे हैं? 26। कितने याद कर रहे हैं? 26 याद करिए, याद करिए 26। तो 26 संगठन ऐसे हैं यूएनओ के जो भारत के अंदर सेवा दे रहे हैं, भारत के अंदर सेवा दे रखे हैं। और विशिष्ट एजेंसियां कितनी है यूएनओ की? तो वो है 15। कितनी है? 15। ये आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये जो प्रश्न जो मैं आपको पूछ रहा हूँ इधर लेटेस्ट, इधर जो अभी मैं पूछ रहा हूँ, तो ये परीक्षा के जो प्रश्न आया कहाँ से आ रहे हैं, तो आपको, आप जब इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे होंगे, तो आपको लगेगा कहाँ से, विविध से पूछा गया। विविध मतलब लूसेंट की विविध वाला सेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हों, मतलब सरकार भी योगदान दे और प्राइवेट सेक्टर को भी प्रवेश कराया गया है, मतलब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। मतलब दो लोगों की अर्थव्यवस्था, यहाँ की सरकारी सी अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है, प्राइवेट का भी हाथ है उसके अंदर। तो दो तरह की अर्थव्यवस्था चल रही है, तो उसे बोला गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिससे ये किस पंचवर्षीय योजना में आया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में आई? दूसरी पंचवर्षीय, याद करेंगे दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब आइए 2019 जीडीपी के अनुसार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2019 के लिए करंट अफेयर पूछ रहा है। 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक कितना रहा है? 5th रैंक रही है। तो भारत की अर्थव्यवस्था रैंक कितनी रही है? 5th नंबर पे भारत रहा है 2019 में जीडीपी के अनुसार, जीडीपी के अनुसार, ठीक है। फिर आइए, अब आया ये आपका पर्यावरण से क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना। देखिए, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता है, ठीक है। तो उस उपभोक्ता का नाम क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? द्वितीयक। अब देखिए क्या होता है, उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? वो जो उपभोक्ता होगा उसको क्या बोलेंगे? तृतीयक पोषण स्तर पर होगा वो। तृतीय पोषण कैसे? क्योंकि जो उत्पादक होगा उसको प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? वो जो द्वितीय पोषण स्तर पर होगा, ठीक है ना। जो तृतीय पोषण स्तर पर होगा और मतलब द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता क्या करेगा? प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहता है? उत्पादक चीज़ों खाता है, ठीक है ना, मतलब पेड़ पौधों को खाता है, ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? आप क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें सबसे बड़ा राज्य आप जनसंख्या वाला सेक्टर भी देख के जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। फिर आए WCCB, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए WCCB का फुल फॉर्म पूछा गया है परीक्षा में। WCCB पहली बार सुनने होंगे आप लोग। तो WCCB का फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ध्यान सुने, वाइल्ड लाइफ, मैं लिख दे रहा हूं, वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ब्यूरो, ठीक है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया? अब देखिए 2018 का करंट अफेयर आ गया, ठीक है। तो 11वां था विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की 2018 में, कहाँ मनाया गया? तो मॉरिशस में मनाया गया। कहाँ दोस्तों मनाया गया? मॉरिशस में मनाया गया था। और यह भी याद रखिएगा कि भारत के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, धारा 377 का नाम बहुत बच्चों ने सुना भी होगा यहाँ पर, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उन्होंने नहीं सुना तो सुन लीजिए। धारा 377 जो है ये समलैंगिकता से संबंधित है। पहला नंबर हो सकता परीक्षा प्रश्न बनाओ इस पर, ठीक है ना, इससे संबंधित प्रश्न आया था। तो धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? तो अरुंधति काटजू थी और मेनका गुरुस्वामी। बहुत ध्यान सुनेंगे, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने, इन 2 महिलाओं ने धारा 377 के विरोध में केस लड़ा था। कार्बन के अप्रूप कौन से हैं? तो कार्बन कई अप्रूप होते हैं, कोई ऑप्शन दे रखा होगा तो कार्बन कई अप्रूप, कार्बन का अप्रूप बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। कार्बन के जिसमें कार्बन हो, ठीक है ना। तो कार्बन के अप्रूप कौन कौन से हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बेल्ट 1 रोड योजना, 1 बेल्ट 1 रोड योजना किस देश की है? आप लोग सभी को पता होगा, 1 बेल्ट 1 रोड योजना चाइना की है। किसकी है? चाइना यानी चीन की है, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट,
प्रधानमंत्री आवास योजना जो चालू की गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि 2015 में शुरू की गई थी, उसका पहले नाम क्या था? 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। 2000 तारीख याद रखिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब थी? 2015 में। तो 2015 में इसका पहले क्या नाम था? तो इसका पहला नाम था इंदिरा आवास योजना। क्या नाम था दोस्तों? इंदिरा आवास योजना। ठीक है ना। 1985 में योजना लाई गई थी और किसके द्वारा लाई गई थी ये भी बता दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा लेके आई गई थी। ठीक है ना। फिर आइए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कई मेट्रो सिटी को शामिल किया गया है, 4 मेट्रो सिटी है मुख्य रूप से। ठीक है ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सी मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो वो उसका आंसर था हैदराबाद। क्या था आंसर? हैदराबाद आंसर था। और 4 मेट्रो सिटी कौन कौन सी हैं जो जहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ी गई है? ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से हैं तो ये पता होगा, तो कौन सा नहीं है आप इजीली कर लेंगे। तो वो दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और चेन्नई है। आप ध्यान से सुनिए इसको, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक है ना। ये मेट्रो सिटी क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़ी हुई है। तो कौन नहीं जुड़ा है? तो हैदराबाद नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट जो बना है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में सबसे ज़्यादा किस देश का है? मतलब कि एफडीआई सबसे ज़्यादा कौन सा देश भारत के अंदर दे रहा है? मतलब एफडीआई किस देश से आ रहा है? तो किस देश से आ रहा है? तो सिंगापुर से आ रहा है दोस्तों। तो कहाँ से आ रहा है दोस्तों? याद रखेंगे, सिंगापुर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है दोस्तों? सिंगापुर से आ रहा है। याद रखेंगे, भारत के अंदर एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ से? सिंगापुर से आता है, फिर हमारा मॉरिशस, फिर नीदरलैंड, फिर यूएसए से आ रहा है। लेकिन पूरे विश्व में एफडीआई कौन कर रहा है? तो वो नीदरलैंड कर रहा है। ये नहीं आया था पहचान प्रश्न, इतना आया था कि भारत के अंदर एग्जैक्टली वो कौन कर रहा है? ठीक है, ये आया था पहचान प्रश्न। भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है? त्रिचरणीय नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? ठीक है, तो वो है होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा। याद रखिए, होमी जहांगीर भाभा। याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा जो थे ये क्या था? त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। 1950 दोस्तों, 1950। ठीक है ना। बनाई, मतलब कि इनके द्वारा ये योजना कब बनाई गई थी? तो 1950 में बनाई गई थी। ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न आया है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई याद रखेंगे, विक्रम साराभाई का नाम जैसे आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसरो। क्या आना चाहिए दोस्तों? इसरो। तो इसरो क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। तो उसको आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है रिमोट का, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया, मतलब कौन से नियम का इस्तेमाल किया? प्रोटोकॉल को बोलते हैं नियम। कौन से नियम का इस्तेमाल किया जाता है? तो RDP यानी कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो RDP का इस्तेमाल किया गया है। RDP तो आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आप कर लेंगे। तो इसका फुल फॉर्म है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल को आप लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक, अब देखिए करंट का है लेकिन अब बहुत से बच्चों को पता भी होगा, अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 स्टेट हैं, मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। 8 केंद्र शासित प्रदेश आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? मतलब इसरो का पहले नाम इसरो नहीं था, इसरो से पहले उसका नाम था इंको स्पार। इंको स्पार, देखें यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको, इंको स्पार। तो इंको स्पार जो नाम था दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है। ये 1962 में स्थापित की गई थी। कब दोस्तों की गई थी इंको स्पार को? 1962 में। और इसरो जो किया गया था वो गया था 1969 में, 1969 में। कब दोस्तों किया गया? 1969, 15 अगस्त 1969 में इसरो को स्थापना की गई थी। इसरो ही पहले ये था। ठीक है ना। फिर आइए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट प्रश्न है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। भारतमाला परियोजना जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से संबंधित है। किस संबंधित है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण संबंधित है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भारतमाला परियोजना से पूछा गया, तो भारतमाला परियोजना से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको जान लेना चाहिए। तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2017 में। तो भारतमाला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारतमाला परियोजना, तो भारतमाला परियोजना है जो वो 2017 में शुरुआत की गई थी। तो सड़क एवं परिवहन जो है आपका राजमार्गों के निर्माण से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 1 फरवरी 2019, देखिए 19 का करंट अफेयर आ रहा है। 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? उस समय केंद्रीय बजट किसने पेश किया? देखिए बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछा, जिसने बहुत ध्यान दिया होगा वही इसको टिक कर पाया होगा, ठीक है ना। तो उस समय कॉरपोरेट मामले और रेल और कोयला मंत्री जो थे पीयूष गोयल, इन्होंने क्या किया था? अंतरिम बजट पेश किया था। आपको पता था इलेक्शन था तो अंतरिम बजट पेश किया गया था, ठीक है ना। सरकार गवर्नमेंट फिर से आती, जो भी सरकार आती वो पूर्ण रूप से पूरा बजट लेके आती, तो अंतरिम बजट लेके आया गया था, ठीक है। ऐसा क्यों अंतरिम मतलब गोयल ने, मतलब कि पीयूष गोयल जी ने क्यों किया था? क्योंकि उस समय जो वित्त मंत्री थे उनका नाम आप लोग जानते हैं, अरुण जेटली जी थे, और चूंकि उनका स्वास्थ्य खराब था जिसके चलते फिर क्या किया, मंत्री जो थे मतलब कोयला मंत्री जो थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये बजट लेके आते हैं, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं उसके अंदर? तो 395, 12 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ रही थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर प्रधानमंत्री को शामिल कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ जो उनके साथ और मंत्री होंगे वो लोकसभा, मतलब ध्यान देंगे लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो लोकसभा के 15%, तो लोकसभा का 15% कौन होगा? मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल हो गए, प्रधानमंत्री इंक्लूडेड, प्रधानमंत्री शामिल हैं उसके अंदर, ठीक है। अब आइए संवेग का सूत्र पढ़ते हैं। संवेग का सूत्र परीक्षा पूछा गया था, P बराबर mv। m क्या है? मास है, v क्या है? वेलोसिटी है, p क्या है? संवेग है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत, NRHM घोटाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 2005-2006 के आसपास ये घोटाला भी हुआ था और उसी के आसपास योजना भी आई थी। तो 2005 की योजना परीक्षा में पूछा गया, 12 अप्रैल 2005 में NRHM आया था, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं सभी शिफ्टों में, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से प्रश्न आ रहे हैं। महारत्न कंपनियां कौन सी हैं? तो महारत्न कंपनियां बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं, ठीक है ना। वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं वो 10 हैं और नवरत्न कंपनियां 14 हैं। तो महारत्न कंपनियों के नाम मैं बोल दे रहा हूं, उसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। पहला नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, फिर उसके बाद गेल इंडिया लिमिटेड, फिर उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये सब, ये क्या महारत्न? तो महारत्न 10 कंपनियां हैं और इनके नाम आपको याद होने चाहिए। परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपको इधर उधर करके दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेतु भारतम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेतु भारतम, सेतु भारतम, तो भारतम जो है ये एक योजना लाई गई थी, लॉन्च की गई 2016 में, ठीक है। तो याद रखेंगे सेतु भारतम कब लेके आई गई? 2016 में लाई गई। कब लाई गई दोस्तों? 2016 में। फिर आइए, अब 2018 से प्रश्न आया, एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? ध्यान से सुनेंगे, एशियाई खेल 2018 के एशियाई खेल की बात कर रहे हैं। शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो राही सरनोबात ने जीता था, राही सरनोबात ने इसको जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल 15वें नंबर पे के वेणुगोपाल, मतलब 15वें नंबर के ये अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, के
वेणुगोपाल, याद रखिएगा। ओपेक, ओपेक आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओपेक। इसके कितने सदस्य हैं? तो 13 सदस्य हैं और 2020 में इक्वाडोर ने इसकी सदस्यता को त्याग दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आते हैं, एपेक की स्थापना जो हुई थी, अब ध्यान देंगे, एपेक जो स्थापना हुई थी 1965 में इसकी स्थापना की थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है। कहाँ पर है दोस्तों? ऑस्ट्रिया वियना में 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अब देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है ना। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं, अलग से काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो जैसे कि आपका ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब हम लाइनक्स की बात कर ले, यूनिक्स की बात कर ले, विंडो 98 की बात कर ले, विंडो 7, विंडो 10 की बात कर ले, ठीक है। ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको चीज़ें थोड़ी सी इसमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी हल्की सी लेनी पड़ेगी, बहुत ही सरफेस लेवल पे आप चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो क्या है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। URL का फुल फॉर्म पूछा गया, यदि कंप्यूटर से जुड़ा है तो URL का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? आप देखिए खिलाफत आंदोलन प्रश्न पूछ रहा है, आप देखिए अलग अलग, ये अलग अलग शिफ्ट का पे क्वेश्चन है, लेकिन मैं शिफ्ट वाइज आपको नहीं बता रहा, मैं पूरा कंबाइन करके बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? देखिए खिलाफत आंदोलन के ऊपर मैं पुराना भी बता चुका हूँ अभी जस्ट, ठीक है। तो क्यों हुआ था? तो तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय क्या था, अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज ये चाहते थे कि तुर्की जो देश है वहाँ पर खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाए। हालांकि जो दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज थी वो लोग नहीं चाहते थे कि खलीफा के पद को समाप्त किया जाए, तो खिलाफत आंदोलन इसीलिए हुआ था कि पुनः स्थापित किया जाए खलीफा के पद को। और इसकी शुरुआत आप लोग जानते हैं, अली बंधुओं ने शुरुआत किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके 9 रत्न हुआ करते थे और उन 9 रत्नों में किसी एक का नाम पूछा गया था, उसमें दिया गया था कौन इसके नहीं है, शायद ये क्वेश्चन पूछा था, या कौन है से पूछा था, इस तरह से कुछ बना था क्वेश्चन इसके ऊपर। तो आप नाम सुन लीजिए, धनवंतरी थे, छप्पड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घट खरपर थे, कालिदास थे, इसमें वारामिहिर थे और वररुचि थे, ठीक है। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो ब्राह्मी लिपि में। पूर्वी क्षेत्र का लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि में थी और जो भाषा थी वो मगधी भाषा में रही है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन रहे हैं? तो जॉन MC कैर्थी। तो जॉन MC कैर्थी जो थे, ध्यान सुनेंगे, नोट करेंगे उसको, जॉन MC कैर्थी जो थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मतलब AI, ठीक है ना, जो रोबोटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, इस तकनीकी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो रोबोटिक्स में किया जाता है इसका इस्तेमाल, आजकल बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। जॉन MC कैर्थी जो हैं इसके फाउंडर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोस्का डोमेस्टिका नाम रखा गया है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना। क्वार्ट्ज नाम आप लोग सुनते होंगे, चट्टानों के बारे में जब आप लोग पढ़ते होंगे तो क्वार्ट्ज का नाम आप लोग सुनते हैं। क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो ये अग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। अग्नेय प्रकार की चट्टानें आप लोग पढ़ते हैं, औषधि चट्टानें आप लोग पढ़ते हैं, रूपांतरित चट्टानें, 3 प्रकार की चट्टानें आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें पहली वाली अग्नेय चट्टान है क्वार्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा पर कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? हालांकि ये काफ़ी लंबे समय से बनना है, 2014 में जब चुनाव हुआ था उससे पहले ही बनना शुरू हो गया था, क्योंकि इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। तो वो कब किया? 2014 से 2025 तक का ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होना है, मतलब इसकी ड्यूरेशन है इसे कंप्लीट होने की।
ठीक है। और उसका नाम कहाँ बनना है, तो हरियाणा में। और नाम क्या है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के इसको बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब आइए पाखल। पाखल नाम सुनेंगे, नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। पाखल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, अभयारण्य है ये, ठीक है ना। कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में है। कहाँ है दोस्तों, तेलंगाना में है। देश की पहली समुद्री विमान सेवा, देख करंट अफेयर क्वेश्चन है, देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई, मतलब कि समुद्री विमान, मतलब कि जो समुद्र में उतर सके और समुद्र से उड़ान भर सके, तो कहाँ से, अंडमान से शुरू की गई दोस्तों। 2010 में शुरू किया जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार में 2010 में इसको शुरू किया जा चुका है, ठीक है ना। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ, बड़ोदरा गुजरात, बड़ोदरा गुजरात में प्रथम रेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ठीक है ना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति का 48वां स्थान है, 48 नंबर पे है नवाचार सूचकांक। मैंने कहा ना कि आप लोग को सभी सूचकांकों को पढ़ना, सूचकांक में परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। फिर आइए नेक्स्ट, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है, मतलब भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ये भूगोल के जनक हैं, आधुनिक भूगोल के जनक है जो वो हम्बोल्ट हैं। कौन है दोस्तों, हम्बोल्ट, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन जानिए आप लोग। स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडिश अकादमी के द्वारा, ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट और जान लीजिए कि शांति वाले पुरस्कार को छोड़कर, नोबेल का जो दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, इसको छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। स्वीडन यानी नॉर्वे में, स्वीडन की राजधानी नॉर्वे है, वहाँ पर दिए जाते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो राज्यसभा के प्रथम सभापति आज़ादी के बाद कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आप लोग विविध में जाके पढ़िएगा। नेक्स्ट जो है एलो वेस्ट मूवमेंट, एलो वेस्ट मूवमेंट या एलो जैकेट मूवमेंट किस देश में लाया, किस देश में हुआ, तो फ्रांस में हुआ ये और किस चीज़ को लाया, किस चीज़ को लेकर ये मूवमेंट चला था, तो वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, जिसके विरोध में एलो वेस्ट या एलो जैकेट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन कांग्रेस गर्म दल के नेता नहीं थे, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये परीक्षा में प्रश्न का उत्तर था। और गर्म दल के नेता कौन कौन थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल बाल पाल मतलब कि लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पॉल मतलब पॉल हो गए, और अरविंद घोष एक और नाम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये दो थे गर्म दल के नेता हुआ करते थे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चीज़ें हैं, आप इनको याद पर सुन लीजिए, अच्छे से सुन भी लिया आप लोगों ने तो परीक्षा में आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। जीवों के शरीर की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसका स्पेक्ट्रम मतलब कि जब वो विभिन्न विभिन्न रंगों में डिवाइड हो जाता है, प्रिज्म से जब गुजारी जाती है किरणों को, तो वो 7 रंगों में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग विविग्योर बोलते हैं। उसका जो फर्स्ट और लास्ट कलर है वो उसका नाम क्या है, तो फर्स्ट कलर जो होता है वो रेड होता है, और सबसे लास्ट में जो होता है वो बैगनी होता है, यानी वायलेट कलर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन है, उच्च तापमान किस माप से नापा जाता है, मतलब किस यंत्र से नापा जाता है उच्च तापमान को, मतलब हाई टेम्परेचर, वो पायरोमीटर नाम है उसका। इंग्लिश में पायरोमीटर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ताप विद्युत उत्तापमापी बोला जाता है। तो पायरोमीटर नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट प्रश्न बहुत आसान आया था कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो ब्राज़ीलिया। और 1000 ईयर को क्या कहा जाता है, तो मिलेनियम कहा जाता है दोस्तों। मिलेनियम 1000 वर्ष को कहा जाता है, ठीक है ना। 1000 वर्ष बीत जाएगा तो उसे मिलेनियम बोलेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप एक एक क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथन क्या है। पाइथन आप लोग पढ़ते हैं, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह की, तो
ऑप्शन में दे रखा होगा आपका। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जब बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसके बैकग्राउंड में एक कोड चलता है, ठीक है ना। तो वो कोड जो होता है अलग अलग लैंग्वेज के माध्यम से बनाया जाता है, जिसमें सी है, C++ है, जावा है, वैसे पाइथन है, ऐसे बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। स्विफ्ट है, गो है, कोबाल है, PHP है, ठीक है ना। तो बहुत सी लैंग्वेजेस आप लोग पढ़ते हैं, तो हल्का सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आप लोग कंप्यूटर वाला सेक्शन में जाइएगा तो आप क्या नाम है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज वगैरह देख लीजिएगा कि कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर की होती है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये सब चीज़ें देख के जाइएगा। थोड़ा हल्का सा देख लेंगे, पर हल्का सा आप उसको देख भी लेंगे तो वहाँ ऑप्शन पर टिक कर लेंगे, तब पेपर है, मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पाइथन जो बता दिया, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्राम बनाने वाली एक भाषा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2017 करंट अफेयर पूछ लिया है रेलवे ने। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो उसमें आप अगर जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, तो कितने मतलब विश्व रिकॉर्ड था अब तक, कितने उपग्रह नहीं भेजे एक साथ गए हैं, तो 104 उपग्रह भेजे गए थे दोस्तों। तो इसको ध्यान देंगे, बस सुनते जाइए, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। अभी देखिए मैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि रेलवे जो है क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, ध्यान दें, कोई रेलवे जो कर रहा है क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो चीज़ों को आप जो आएगा मतलब उसको तो रिवीजन कर डालिए, उससे संबंधित जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, जैसे इसरो का पूछ लिया आपसे यहाँ पर, तो इसरो का जो भी हाल ही में जो कोई अगर सैटेलाइट वगैरह भेजे गया है तो उसके बारे में भी स्टडी कर लीजिए, उसके बारे में पढ़ के जाइए। जो भी अगर प्रोजेक्ट वगैरह जो लॉन्च किए गए हैं, जो भी उपग्रह वगैरह भेजे गए हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावना बढ़ जाती है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, नींबू के रस का पीएच मान देखिए यहाँ पे पीएच मान पे काफ़ी क्वेश्चन हमें हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, एक आध प्रश्न मिल ही जा रहा है। तो पीएच मान पे जैसे कि अब नींबू का पूछा 2.4 होता है, 2 है ना, 2.4। अगर देखिए यहाँ पर हल्का मैं बता दूँ आप लोग को कि जो पीएच का मान होता है, वो जो उदासीन जो जिसका पीएच मान होता है, वो उसका वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। 7 से जब आगे बढ़ते हैं तो वो क्षार होता चला जाता है, मतलब क्षारीयता बढ़ती चली जाती है, और जब 7 से नीचे जाते हैं तो उसकी अम्लीयता बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो 2.4 का मतलब कि नींबू थोड़ा ज़्यादा क्षारीय है, क्योंकि 2.4 है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हल्का सा। ऐसे आप लोग जैसे ह्यूमन यूरिन है, ठीक है ना, सी वाटर है, ठीक है ना, वाइन्स वगैरह है, ठीक है ना, इन सबके पीएच वैल्यू आपको याद कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका परीक्षा में प्रश्न है तो आप सही कर सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। तो 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनका नाम याद रखिएगा, आप लोग सुनते भी रहते होंगे न्यूज़ वगैरह में। तो आप कम से कम अब इससे क्या आइडिया लग रहा है कि आप जितने भी मंत्री वगैरह हैं कैबिनेट में, उनके नाम जरूर याद कर लीजिए, और कौन कौन से मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की। तो 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किया कोलंबिया ने। किसने किया दोस्तों, कोलंबिया ने किया है, याद रखिएगा, कोलंबिया ने क्या किया है, विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, 5 जून, और पहली बार जब मनाया गया तो 1974 में मनाया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, 1974 में पहले फर्स्ट टाइम मनाया गया था, ठीक है ना। और डिसीजन कब लिया गया था, 2 साल पहले 1972 में डिसीजन लिया गया था, ठीक है। याद रखिए, इंटेल i9। अब इंटेल i9 क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, इंटेल i9। तो इंटेल i9 डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है, क्या है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर, डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। ध्यान से सुनते जाइए, और अगर आप चाहें तो उसको नोट भी करते रहें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं। सार्क एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे विभिन्न देश क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और अपने मुद्दों को, समस्याओं को, वर्ल्ड की समस्याओं को, अपने देश की समस्याओं को वहाँ पर रखते हैं, शेयर करते हैं, उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो सार्क जैसे बहुत से संगठन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, इससे आइडिया आपका ही लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो ये आप कैसे पता कर सकते हैं, जब आपको सारे देशों के बारे में पता हो कि कौन कौन से देश सदस्य हैं सार्क के। तो पहला नंबर इसके बारे में जान लीजिए, तो सदस्यों की संख्या है वो 8 है, कुल 8 सदस्य हैं। उसमें मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। तो 8वां जो देश जुड़ा था अफगानिस्तान के रूप में जुड़ा था सार्क से। तो इस तरह के परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि कौन सा अंतिम देश था जो सार्क से जुड़ा। तो और इसका मुख्यालय नेपाल में है, मुख्यालय कहाँ पर है, नेपाल में। तो 8 सदस्य देश हैं। तो संख्या भी याद रखिए कि सार्क के कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य हैं, याद करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2016 में हुए विमुद्रीकरण
के वक्त आरबीआई गवर्नर कौन था? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 8 नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए आप लोग। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन किया गया था, ठीक है ना। और उस समय जो आरबीआई गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। कौन थे दोस्तों? उर्जित पटेल थे, याद रखेंगे, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये गीत गोविंद के, हिस्ट्री से आ गया, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, दोस्तों जयदेव। तो कौन है? जयदेव। अब देखिए इस तरह की रचनाएं जो है आप लोग याद करके जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको लोग को बता दे रहा हूँ, जैसे हो गया अष्टाध्यायी के कौन है? जैसे पाणिनि है, रामायण के कौन है? वाल्मीकि हैं, महाभारत के वेद व्यास हैं, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई हैं, विक्रमांक चरित के बिल्लड़ हैं, महाभाष्य के पतंजलि हैं, अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं, तो रजत रंगड़ी के कलर। तो इस तरह के जो रचनाएं हैं वो आप याद करके जरूर जाइए, इससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है रेलवे द्वारा, जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं आपकी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है, ठीक है, पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में बताया गया है बुद्ध जी के। और बुद्ध जी किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने कहा ना संगठन से क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में, तो संगठन जरूर याद करके जाइए कि कौन सा संगठन किस देश में है, ठीक है ना, इसका मुख्यालय कौन है, कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यूनेस्को का मुख्यालय क्या? पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। भारत की राजधानी दिल्ली है, तो चीन की राजधानी क्या है? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, रीजन से उठाया गया है क्वेश्चन है, चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो कर लेंगे, बीजिंग है, ठीक है ना, आसान है, ठीक है। फिर देखिए आस्काई वैल्यू, आस्काई आप लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं ASCII, तो आस्काई का फुल ASCII जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन, देखिए A फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक आई है क्या? इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, और एक आई है इंटरचेंज, इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना, याद कीजिए। 2020 देखिए IPL से पहचान प्रश्न पूछा गया, 2020 IPL किसने जीता? तो मुंबई ने जीता, मुंबई इंडियन ने IPL 2020 जीत लिया है। और ये कितनी बार जीत चुका है? 5 बार, मतलब सर्वाधिक बार मुंबई इंडियन ही जीता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं। IPL 2020 कौन सा संस्करण है? तो कौन सा संस्करण है? ये 13वां संस्करण रहा है। IPL का कौन सा संस्करण रहा है दोस्तों? जो अभी हुआ 2020 में वो 13वां संस्करण रहा है, ठीक है। चलो देख, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेडिशनली पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फिर IPL 2020 टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा है? टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास थी? तो ड्रीम 11 के पास थी दोस्तों। तो किसके पास थी दोस्तों? ड्रीम 11 के पास स्पॉन्सरशिप थी, ठीक है। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में बहुत सी नदियाँ गिरती हैं, लेकिन जो आपका परीक्षा में जो प्रश्न है उसमें ताप्ती आंसर था उसका। तो कई और नदियाँ दे रखी थी जो कि कहाँ गिर, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपका बंगाली खाड़ी में गिर रही थी, मतलब कि पूरब की तरफ गिर रही थी। और कुछ नदियाँ जो अरब सागर में गिरती, उसमें से एक ऑप्शन था ताप्ती, ताप्ती भी गिरती है, नर्मदा भी गिरती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम जरूर याद करके जाइएगा, और मतलब कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ गिर रही हैं, किन किन प्रदेशों से गुजर रही हैं, वहाँ से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बनती है, जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा, कनाडा सबसे ऊपर है, बीच में उत्तरी अमेरिका, नीचे मैक्सिको है। उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद, यानी कि संसद किससे मिलकर बना है? 3 चीज़ों से मिलकर बना है, 3 लोग हैं इसमें शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की बात कर रहा है, ठीक है, कि अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई? तो बेलगांव अधिवेशन था, ठीक है ना, बेलगांव, ठीक है ना, बेलगांव अधिवेशन याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन, जो कि एक मात्र अधिवेशन था जिसको गांधी जी ने मतलब इसको लीड किया था, मतलब अध्यक्षता उन्होंने की थी। और ये कब हुआ था? 1924 में। कब हुआ था? 1924 में, याद रखिएगा 1924 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो कुछ समय पहले तो 24 था, वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 25 हाई कोर्ट। याद रखिए, मतलब कि ये संख्या याद करके जरूर जाइएगा, कितने कोर्ट हैं और कौन कौन से संयुक्त कोर्ट है जो
दो दो प्रदेशों को डील कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी याद करके जाइएगा आप लोग। समग्र शिक्षा अभियान ये चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो प्री स्कूल से लेकर 12 तक की, प्री स्कूल से मतलब नर्सरी से लेकर और 12 तक की क्लास के बच्चों के लिए समग्र शिक्षा देखिए, समग्र मतलब संपूर्ण, मतलब पूरा, मतलब कि सभी कक्षाओं को शामिल किया गया है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। तो सड़क सुरंग की बात कर रहा है, देखेंगे ध्यान रखेंगे, सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। तो सबसे लंबी चेनानी नैसारी सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में है और वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया, अब चेनानी नैसारी नहीं रह गया। तो परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि चेनानी नैसारी का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका अन्य नाम है चेनानी नैसारी का, जो कि आपकी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन राज्यों के मध्य? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी। तो याद देखिएगा, तमिलनाडु, देखिए दक्षिण के राज्य हैं ये, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी। तो याद देखिएगा, तमिलनाडु, याद देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी, ठीक है ना। ये 4 राज्य है जहाँ पर कावेरी नदी विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट है कि कौन कावेरी नदी का जल कितनी मात्रा में उपयोग करेगा, वो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, आप लोग बहुत बार पढ़ते होंगे। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जितनी भी बीमारियां होती विटामिन की कमी से, उनको याद करके जरूर जाइएगा कि C से क्या होता है, D से क्या होता है, स्कर्वी रोग किससे होता है, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से हीमोफीलिया रोग किससे होता है, ये सब चीज़ें याद करके जाइएगा, ठीक है। आइए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नैनीताल उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब? इसको स्थापना 1936 में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी दोस्तों, 1936 में जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो रहा है ये अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन। फिर आइए, 2019 की बात कर रहा है, करंट अफेयर 2019 का करंट अफेयर है, किसको भारत रत्न नहीं दिया गया? तो भारत रत्न जिनको दिया गया उनका नाम याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसको नहीं दिया है। तो भूपेन हजारिका जी को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको दिया गया, और नानाजी देशमुख को दिया गया है। तो 3 लोग को दिया गया है, याद रखिएगा, 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। किसको? हजारिका जी को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया है, और नानाजी देशमुख जी को दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है, ठीक है ना। तो भारत रत्न से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो इब्न बतूता तो मोरक्को का यात्री था, ठीक है ना। MBT के समय में आया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वह भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। वो कहाँ का यात्री था? मोरक्को का था। याद करके जाइएगा, परीक्षा में आ रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये। जीवाणु के कारण होने वाला रोग, देखिए जीवाणु से होने वाला, विषाणु से होने वाला रोग जरूर याद करके जाइए। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग, या जो इन सब से नहीं, जो असंक्रामक रोग होते हैं, असंक्रामक रोग जो संक्रमण से नहीं फैलते, वो भी याद करके जाइएगा। देखिए इसमें बीमारी को लेकर प्रश्न बनने लाजमी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना से लोग प्रभावित हो रहे हैं, पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जरा रोग से संबंधित जो प्रश्न है वो आने के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो याद करके जाइएगा, जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग जरूर याद करके जाइएगा। तो टाइफाइड जो भी ऑप्शन था उसका आंसर जो था टाइफाइड था, ठीक है ना। तो इसकी वीडियो हमारे मतलब कि इसमें चैनल पर पड़ी हुई है, और इसके शॉर्ट ट्रिक भी पढ़े हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। आपको एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। या आपने कहीं अगर बना रखा अपना भी याद करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि इनमें से कौन से यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? तो हेरिटेज साइट में हमें हर साल शामिल किए जाते हैं, बहुत से ऐसे जगह होते हैं या मोनूमेंट्स होते हैं जिसको शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो कौन शामिल नहीं किया गया? तो उसका आंसर जो आपका था, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, वो जंतर मंतर दिल्ली नहीं है। जंतर मंतर कई राज्य, मतलब कई राज्यों में है, ठीक है ना, कई जिलों में है। तो जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं, तो जंतर मंतर दिल्ली वाला शामिल नहीं है, जंतर मंतर जयपुर वाला शामिल है। तो ये याद रखना है आपको। तो जंतर मंतर को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौन कौन से वर्तमान में 38 हेरिटेज साइटें हैं जिसको ऐतिहासिक रूप में शामिल किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? मायोपिया के उपचार में अपसारी या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो
ये है निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। मायोपिया को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। और इसमें अपसारी लेंस, अपसारी, अब देखिए यहाँ पर कोई दो तरह का प्रश्न बनते हैं, अपसारी, अवतल। तो अवतल लेंस ही क्या होता है? अवतल लेंस ही अपसारी लेंस है। अवतल लेंस ही कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस। दोनों ही लेंस एक ही होते हैं और निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए इस लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। देखिए पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है तो याद जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर देखिए सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो बहुत सिंपल ही ट्रेडिशनल प्रश्न है आपका। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका ऑप्शन जो भी ऑप्शन था उसमें ब्रह्मोस था, तो ब्रह्मोस उसका आंसर था। फिर आइए, जादू गोड़ा की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादू गोड़ा देखिए हमारे भारत के अंदर जो है जो आपके रेडियोएक्टिव पदार्थ के रूप में जो हम लोग खनिज में इस्तेमाल करते हैं विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए, परमाणु शक्ति उत्पन्न करने के लिए, तो उसमें हम भारत के अंदर दो खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है और एक यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि भारत के अंदर यूरेनियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, भंडारण इसका नहीं है, थोरियम का भंडारण हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए हम थोरियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यूरेनियम की एकमात्र जगह है जो सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी पूछा जाता है, जादूगोड़ा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जादूगोड़ा कहाँ पर है? तो जादूगोड़ा हमारा कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। जादूगोड़ा देखिए, जादूगोड़ा में वहाँ पर बहुत बड़ी खान बनाई गई है जहाँ से यूरेनियम को निकाला जाता है, ठीक है। यूरेनियम का भंडार हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं? थोरियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा या बिजली के उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, परमाणु शक्ति के रूप में किया जाता है इसका इस्तेमाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम, ठीक है, डॉटर ऑफ बाबर, ठीक है। तो ये गुलबदन बेगम जो है किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। ये इन्होंने हुमायूं नामा लिखा है। तो इस तरह से फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म। देखिए बहुत सिंपल, जीएसटी को लेकर बहुत विवाद रहा है, ठीक है ना। तो जीएसटी करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनता रहा है इसके ऊपर। तो जीएसटी का फुल फॉर्म बहुत सिंपल आप कर लेंगे, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। और ये जीएसटी किस प्रकार का है? अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इसको रखा जाता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉर्ड कंट्री कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, लैंड लॉर्ड कंट्री देखा जाए तो पूरे विश्व भर में है वो 47 कंट्रीज़ हैं, 47 कंट्रीज़ हैं। लेकिन कौन सी पूछा गया है, कहाँ पर पूछा गया है? ये आपका पूछा गया दक्षिण अमेरिका में। तो दो देश है, पराग्वे और बोल्विया। याद रख लीजिए, पराग्वे और बोल्विया, पराग्वे एंड बोल्विया, पराग्वे और बोल्विया याद रखेंगे दोस्तों। पराग्वे और बोल्विया 47 कंट्रीज़ हैं, 47 कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉर्ड है। लैंड लॉर्ड का मतलब होता है जो समुद्र से टच ना करती हूँ, जिसकी तटरेखा समुद्र से टच ना करती हूँ, ठीक है ना, वो लैंड लॉर्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा से किन बैंकों का भी हाल ही में विलय हुआ? तो यहाँ देखेंगे देना बैंक और विजया बैंक, देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, ठीक है ना। तो दो नाम है, देना बैंक और विजया बैंक। याद रखिएगा, देना बैंक और विजया बैंक, देना बैंक एंड विजया बैंक, विजया बैंक, देना बैंक एवं विजया बैंक, देना बैंक और विजया बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम है पिनाका। तो डीआरडीओ ने हाल ही में विकसित किया पिनाका को, यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है ना, पिनाका को, ठीक है। याद करते जाइए, फटाफट इसको सुनते जाइए और फटाफट क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला को लेकर अभी काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था, ठीक है ना। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो केरल में है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर चलाई गई है? कहाँ पर है इसकी पोजीशन? कहाँ पर? तमिलनाडु में है। किस प्रदेश में है? तमिलनाडु में है, याद करिएगा इसको। फिर है अबंटू, OBUNTU, याद करिए, UBUNTU, अबंटू क्या है? ये अबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, बिल्कुल नया नाम आपने सुना होगा, लेकिन हालांकि बहुत पुराना है, ये 2004 में ये आया था। उबंटू इसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह का, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आसानी से आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट का, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो जो स्थल दिल्ली के अंदर है वो आप याद करिए, मोनूमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी जो कि यूपी में है,
वो दिल्ली में नहीं था, तो वो आंसर था उसका वहाँ पर। ठीक है, तो मोनूमेंट्स याद कर लीजिएगा कौन सा मोनूमेंट की पोजीशन कहाँ पर है, तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध किनके किनके मध्य हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो अकबर और हुमायूं के मध्य हुआ था, अकबर की तरफ से लड़े थे बैरम खां। ठीक है ना, अकबर तो कौन लड़ा था दोस्तों, बैरम खां लड़ा था। ये 1556 में हुआ था ये युद्ध। ठीक है ना, याद करिएगा इसको, तीनों पानीपत युद्ध याद करिएगा। यहाँ पर आप लोग को याद करना, मैं सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया मैं उसका आंसर बता दे रहा हूँ आप लोग को ना, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा पूरी चीज़ें बताने में। फिर आइए, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, ये बहुत ही आसान है, सीपीयू आप लोग जा रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई परीक्षाओं में पूछा भी जा सका है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम, तो देखेंगे यहाँ पे यूथ है, यूथ गेम की बात कर रहा है यहाँ पर। तो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम भी है, ठीक है ना, और खेलो इंडिया यूथ गेम भी है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ असम में हुआ, असम के गुवाहाटी में। याद करिएगा दोस्तों, असम गुवाहाटी। तो असम गुवाहाटी में जो हुआ है वो ये है। अगर यहाँ विश्वविद्यालय लिख के आ जाएगा तो वो होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक है ना, बस इतना ही डिफरेंस है क्वेश्चन में। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो सुकन्या तो कन्याओं से संबंधित है, मतलब बेटियों से संबंधित है, और ये एक तरह की छोटी बचत योजना है। कन्याओं के लिए छोटी बचत योजना है, कन्या से जुड़ा हुआ, मतलब बेटियों से जुड़ा हुआ, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है ना, यूआरएल देखिए, यूआरएल में मैं रिपीट भी कर चुका हूँ, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, यूआरएल। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। तो यूआरएल याद करिएगा, ये कंप्यूटर का टर्म है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको याद करने हैं, जितने भी टर्म इस्तेमाल होते हैं उसके फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ वाले भी नहीं आ रहे, आसान वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं जो 7 राज्य हैं, वो 7 सिस्टर कहलाते हैं। कोई राज्य ऐसा होगा जो आपको अलग से दे रखा होगा, वो 7 सिस्टर के अंदर नहीं होगा। तो 7 सिस्टर कौन कौन से उनको याद कर लीजिएगा, जैसे कि असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम। ये सभी जो मैंने अभी बोला है, ये 7 सिस्टर के अंदर असम, सिक्किम नहीं आता उसके अंदर। तो सिक्किम को, अगर सिक्किम ऑप्शन में होगा तो वही आंसर होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पट्टचित्रकला। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। पट्टचित्रकला, चित्रकला से भी क्वेश्चन आ रहा है, पट्टचित्रकला। तो पट्टचित्रकला जो है, चित्रकला कहाँ किस राज्य की शैली, तो उड़ीसा की है दोस्तों। तो पट्ट चित्रकला कहाँ की शैली है, उड़ीसा। पट्ट का अर्थ जान ही रहे आप लोग, पट्ट का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है ना, तो कपड़े के ऊपर डिजाइन बनाया जाता है, तो उसी को पट्ट चित्रकला शैली कहा जाता है। और उड़ीसा के अंदर ये मतलब फेमस है उड़ीसा में। वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के मध्य चला जाए। देखिए वंदे भारत पे कई प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है ना। तो वंदे भारत ट्रेन का नाम है, ट्रेन 18 भी है, इस पर प्रश्न बन चुका, कहाँ से चलाई जा रही है, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में, मतलब दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी, दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी इतने रूट से होकर गुजरेगा। तो दिल्ली से वाराणसी चल रही है ये। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों पूछा गया परीक्षा में। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों पूछ रहे हैं, तो याद रखिएगा। तो इस तरह के पुरस्कार जो साहित्य वगैरह से संबंधित पुरस्कार होते हैं उनको जरूर याद करके जाइएगा, एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है, ये मलयालम कवि हैं जिनका नाम है अक्कीतम अच्युतन नंबूथरी। मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा टफ नाम है, लेकिन आप टफ नाम अगर आ भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपका दिमाग में आने टफ नाम है, एक बार पढ़े रहेंगे तो कोई भी टफ नाम जो ऑप्शन में रहेगा तो आप आसानी से उसको अटेंड कर लेंगे। नंबूथरी करके याद कर लीजिए, लास्ट नाम याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो नंबूथरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता। बहुत ही सिंपल और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ध्वनि के संचरण के लिए आपको मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे वो वायु हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो आपका तरल पदार्थ क्यों ना हो, ये सभी, चाहे द्रव क्यों ना हो, ये सभी के सभी क्या हैं, याद रखेंगे यहाँ पर। तो द्रव, ठोस और गैस, ये मीडियम होते हैं, ये 3 मीडियम है। और इन 3 मीडियम के बिना ध्वनि का संचरण में ध्वनि नहीं चल सकती है। निर्वात में कुछ नहीं होता, तीनों चीज़ें नहीं होती, वहाँ पर ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। तो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, आंसर आपका है रजत रंगड़ी। देखिए रजत, अभी देखिए आपका वहाँ पर पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया जो रचनाओं से संबंधित है, जो कि प्राचीन काल से संबंधित है। तो यहाँ पर रजत रंगड़ी के लेखक कौन है, कल्हड़ है, ठीक है ना। तो याद जरूर करके जाइएगा वहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन, थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है। तो पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है, जो चंद्रमा पर कितना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि 80 केजी देखिए यहाँ पर द्रव्यमान की बात बोला, देखिए टर्मोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है वो ध्यान देंगे। 80 केजी द्रव्यमान जो कि पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है ना, ध्यान देंगे क्वेश्चन को, पृथ्वी के ऊपर है तो इसका द्रव्यमान, इसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पे कितना होगा दोस्तों। तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना रहेगा, 80 ही केजी रहेगा दोस्तों, बदलेगा नहीं। मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, मैं भार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर द्रव्यमान शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो जो पृथ्वी पर है वही चंद्रमा पर रहेगा, लेकिन जब भार की बात करेंगे तो भार कितना हो जाता है चंद्रमा पर, 1/6 हो जाता है। मतलब कि 80 का 1/6 कर देंगे आप लोग, ये भार होगा चंद्रमा पर। ठीक है, तो द्रव्यमान सेम ही रहता है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है किसी भी वस्तु का। वो कहीं अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जा रहे हैं तब भी उसका द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन भार बदल सकता है क्योंकि वो निर्भर करता है भार जी के मान पर। तो ठीक है ना, मतलब कि mg, ठीक है ना, जी पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो शिमला में है। तो याद रखेंगे कहाँ पर है, शिमला में। याद करते चलेंगे, इसको सुनते चलिए, एक बार सुन भी लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की मात्रा के एसआई यूनिट। तो कोई पदार्थ आपका पूछे, उसके एसआई यूनिट कई ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है ना। एमकेएस पद्धति का होता है, एसआई स्टैंडर्ड यूनिट होती है, स्टैंडर्ड मानक पे होता है। तो एसआई यूनिट जो दे रखा है वो मोल दे रखा है पदार्थ का, तो मोल होता है दोस्तों। तो पदार्थ का जो एसआई मात्रा होगा वो मोल होता है, याद कर लीजिए इसको, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो विषाणु जनित या वायरस जनित रोग पे पूछा गया है, ठीक है ना। तो जैसे चेचक होता है, चेचक उसका आंसर था, तो चेचक क्या, विषाणु जनित, जैसे हम लोग छोटी माता शीतला भी कहते हैं, ये स्मॉल पॉक्स वगैरह कहते हैं, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन सी महारत्न कंपनी है, तो जो आपका महारत्न कंपनी है, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड जो है, तो ये महारत्न कंपनी के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसको याद रखिए, 10 महारत्न कंपनियाँ हैं, उसको याद रखिएगा। और नवरत्न कितनी कंपनी है वो भी याद रखिएगा आप लोग। तो नवरत्न कंपनियाँ कितनी हैं, 14 हैं, और महारत्न कंपनियाँ 10 हैं। संख्या भी याद करिए, संख्या पे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनियों पर जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है ना, तो याद करके जरूर जाइएगा। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी अहमदाबाद से शुरू की गई थी, साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी, ठीक है ना। ये याद करिएगा, जलालपुर तेलुका नवसारी डिस्ट्रिक्ट है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये इसकी पोजीशन है दांडी की। तो नवसारी याद कर लीजिए यहाँ पर, नवसारी, ठीक है। तो आंसर जो था अगर मिला होगा आप लोग को, उसके अंदर जो बच्चे पेपर दे चुके हैं और जो देंगे तो वो देख लेंगे एक बार। नवसारी जिला आपका गुजरात के अंदर है, जहाँ पर दांडी नामक स्थान है, ठीक है ना। तो याद करेंगे इसको। फिर देखिए गोबी मरुस्थल, बहुत सिंपल, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में है, ठीक है ना। ऐसा से कह सकते हैं जो गोबी मरुस्थल है उसकी पोजीशन चाइना और मंगोलिया के बीच में पड़ती है। तो याद रखिएगा, जो मगर ऑप्शन जो आपका था मंगोलिया, तो मंगोलिया टिक करेंगे, काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है मंगोलिया में पड़ता है, ठीक है ना। फिर आइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन में था, वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि 64 वर्ष की उम्र में बन गए थे, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बन गए थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो बिम्स्टेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से देश हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन पर टिक कर लेंगे कौन सा देश नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं दोस्तों, सुन लीजिए आप लोग, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका और थाईलैंड, इतने देश हैं। तो इसके अलावा कोई अगर देश दे रखा हो वही आपका आंसर होगा, ये कौन सा देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, जोजिला दर्रा कहाँ पर है, और यह श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दर्रा, तो श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दर्रा पूछा गया था, जिसका आंसर होगा जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा आपका, इसकी पोजीशन लद्दाख क्षेत्र में पड़ेगी, हिमालय के पास, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा इसको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ पर है, तो हेग नीदरलैंड में। देखिए आपका ऑर्गेनाइजेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है, याद करके जरूर जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत से प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि फेज़ 1 कंप्लीट होने तक आए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मॉम का जो संबंध है मंगल ग्रह से है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, और इसको कब छोड़ा गया था, 2013 में, मतलब कि 5 नवंबर 2013 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया कब प्रक्षेपित किस सन में किया गया, तो 2013 में दोस्तों। तो 2013 में इसको प्रक्षेपित किया गया था मॉम को, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे आप लोग, मार्स ऑर्बिटर मिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण रक्षा अधिनियम पारित किया गया 1986 में दोस्तों। तो 1986 में पर्यावरण रक्षा अधिनियम ले आया गया। 86 86 याद करिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आइए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने इसकी नींव रखी थी, खालसा पंथ की, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद सहजीवी पौधा कौन सा? तो लाइकेन सहजीवी पौधा है, जो कि कवक और शैवाल के ऊपर निर्भर करता है, मतलब उससे मिलकर बना है। दोनों एक दूसरे के सहजीवी होते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कोई उसको पोषक संरक्षण देता है, कोई उसको क्या करता है, पोषक तत्व देता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग सहजीवन होता है उनका। तो लाइकेन, ठीक है ना, लाइकेन क्या होता है? प्रदूषण का अच्छा सूचक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। तो 552 जो अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा के अंदर। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसको आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन इससे आपको आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। आइए अब देखिए, यहाँ कल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित? सेरीकल्चर जो आपका रेशम के कीटों से संबंधित है। सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, इस तरह कल्चर वगैरह आप याद करके जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया बहुत सिंपल, सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्र तटीय रेखा किसकी है? तो वो है गुजरात की। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो याद रखेंगे गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट, यूएनएससी का सदस्य नहीं है? यूएनएससी का सदस्य नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है, तो वो जापान नहीं। ऑप्शन में जापान था, जापान नहीं है। कौन कौन से देश हैं? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन कौन से देश हैं स्थायी रूप से? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस, इतने देश हैं इसके अंदर, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बहुत से सभी बच्चे जानते होंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबद है। तो याद रखिएगा, प्लेस पूछा गया है तो बीजापुर कर्नाटक में है, ठीक है ना। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है। संविधान के अंदर आ गए हम लोग। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 1976, ठीक है ना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति का क्या नाम है? तो क्रांति का नाम है धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन, जिसे धूसर क्रांति कहते हैं। ये उर्वरक उत्पादन से जुड़े। इसका मतलब क्रांतियाँ भी आपको याद करके जाना, जैसे कि हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, काली क्रांति, पीली क्रांति, इनसे कौन कौन से नाम जुड़े हैं इनको याद करके जाना है आपको। सुनहरी क्रांति, गोल क्रांति, इस तरह से रजत क्रांति, बहुत सी क्रांतियाँ हुई हैं जो अलग अलग चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, उसके विकास से, उसके संवर्धन से, ठीक है ना, उसकी उपज से जुड़ा हुआ है, इस तरह से कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यानी 5 बार, आप याद कर लीजिए यहाँ पर, सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है? तो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार किया। दूसरे नंबर पर कनाडा है, दूसरे नंबर पर कनाडा, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, याद करके जाइएगा। सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक आयोजित किस देश ने किया? तो ओलंपिक का आयोजन सबसे ज़्यादा अमेरिका ने किया है। समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका ने आयोजित किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने की थी 1967 से 68 के मध्य उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। सेब में होने वाला रोग, तो ऑप्शन जो था आपका फायर ब्लाइट, BLIGST, फायर ब्लाइट सेब में होने वाला रोग है, BLIGHT, ठीक है ना। फायर ब्लाइट रोग जो है सेब के अंदर होता है। तो रोग जो याद कर लीजिएगा, एक बार हल्का सा नज़र डाल लीजिएगा, पौधों में होने वाले रोग या फसलों में कौन कौन से रोग होते हैं, किसकी कमी से होते हैं, ये जरूर हल्का से देख के जाइएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है इसे, और ये इसमें अंदर केरल के मोपला मुसलमान शामिल थे इसके अंदर, ठीक है, याद करिएगा, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो विद्रोह वगैरह भी देख के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIU, बहुत इंपॉर्टेंट,
NIU का फुल फॉर्म, देखिए फुल फॉर्म वगैरह पूछा जा रहा है। NIU का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है दोस्तों इसका आंसर, इसको जरूर याद करके जाइएगा। अभी हाल ही में 2020 का करंट अफेयर है कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ 2020 का किसे दिया गया है। तो दो लोग को दिया गया है, यहाँ पर याद करेंगे। एक का नाम है पॉल आर मिलग्रॉम और एक है रॉबर्ट बी विल्सन। तो इसका शॉर्ट में करके याद करिए, ऐसे नाम याद हो नहीं पाते, पूरा नाम नहीं याद कर पाएंगे, तो आप इसको याद करिए। मिलग्रॉम और विल्सन को मिला है, मिलग्रॉम और विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय के रूप में भारत के अंदर थे। ठीक है ना। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की बात कर रहे हैं। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा इसको, कि कौन सी वाणिज्यिक शाखा पूरे विश्व में अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। अर्थात क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, एक ऐसी एजेंसी है, ऐसी वाणिज्यिक शाखा है इसरो की जो कि अंतरिक्ष से संबंधित उत्पादों को बनाती है और उससे संबंधित सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को उपलब्ध कराती है। तो शाखा का क्या नाम है। तो शाखा का नाम है दोस्तों एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। क्वेश्चन आया है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत आराम से चीज़ों को हम डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन याद रखिए, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, किस अधिनियम में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट, मतलब कि फूट डालो राज करो की नीति का इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं इस अधिनियम के माध्यम से। मतलब कि प्रतिनिधित्व मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई किस अधिनियम में। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, आधुनिक भारत का हिस्सा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो उस समय वायसराय होते थे, वहाँ उस समय ये कानून लाया गया, ये अधिनियम लाया गया था जिसमें ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निजी कंपनियों को भी कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निजी कंपनियों को प्रवेश कराया गया कि वह कारोबार करें। ठीक है ना, कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर। तो आंसर होगा आपका कब किया गया, 1991 से 92 के बीच का जो बजट था उस समय यह प्रावधान लाया गया था। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, 1991 से 1992 का बजट, ऐसे करके कई ऑप्शन रहे होंगे। तो 1991-92 की बात कर रहे हैं। उस समय पीएम जो थे नरसिम्हा राव जी थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो बिग बैंग सिद्धांत आप लोग पढ़ते हैं, बड़ा ही फेमस प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बिग बैंग सिद्धांत तो जॉन लेमेंत्रे का है। 1927 में ये सिद्धांत लाया गया था। तो जॉर्ज लेमेंत्रे हैं, जॉर्ज लेमेंत्रे हैं, ये हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी से जुड़े हुए हैं। अब बिग बैंग थ्योरी का संबंध जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है दोस्तों। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में इस थ्योरी के अंदर बताया गया है और यह सिद्धांत किसका है, जॉर्ज लेमेंत्रे का है। याद रखिएगा, महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है, मृच्छकटिकम किसकी कृति है। तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की कृति है दोस्तों। तो किसकी कृति है दोस्तों, शूद्रक की कृति है, शूद्रक की कृति है।
देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हिस्ट्री से जो कि रचयिता जो हैं विभिन्न पुस्तकों के, वहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आइए, 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? तो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल होना है बर्मिंघम, इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में दोस्तों, याद रखिएगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में है, वहाँ पर होना है। और इससे पहले जो हो चुका है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हो चुका है। ठीक है, वैसे भी राष्ट्रमंडल खेल सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास वंश यानी गुलाम वंश, दास वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही शासन करते थे, दिल्ली में नहीं बैठे थे, ये याद रखिएगा। और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से ही मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ओईसीडी। ओईसीडी पे क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा है। जब ओईसीडी जैसे प्रश्न आए तो इससे आपको आइडिया ये लगाना चाहिए कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पूछे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम, किस वर्ष उसकी स्थापना हुई थी, क्या कार्य हैं और कहाँ पर उसका मुख्यालय है, इन चीज़ों को जानना है आप लोगों को। ठीक है, तो ओईसीडी की स्थापना 1961 में आई थी। मुख्यालय जो पूछा गया परीक्षा में वो पेरिस, फ्रांस में है। 37 सदस्य हैं इसके अंदर। ठीक है, ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कोऑपरेशन है, कॉरपोरेशन नहीं है, कोऑपरेशन डेवलपमेंट। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो याद रखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत फेमस योजना है। प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना जो है बहुत ही फेमस योजना रही है। और इसको लाया कब गया? 28 अगस्त 2014 को। तो जनधन योजना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ बार बार, जनधन योजनाएं जरूर पढ़ के जाइए। जनधन योजना आई थी 2014 में। एटलीस्ट कम से कम उसके वर्ष को तो ज़रूर ही याद रखिए, अगर तारीख नहीं याद कर पा रहे हैं तो। वैसे 28 अगस्त 2014 को ये योजना लाई गई थी। इसमें काफ़ी भारी संख्या में खाते खोले गए, इसके चलते इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद अब आइए नेक्स्ट, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? रिपब्लिक पुस्तक का नाम, जो रिपब्लिक नाम है पुस्तक का, उसके लेखक कौन रहे हैं? तो ये प्लेटो का पुस्तक है। प्लेटो की पुस्तक है ये। और प्लेटो शिष्य थे सोक्रेटिस के, यानी सुकरात के। सुकरात विश्व में बहुत ही महान दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है ना, वो अपने दर्शन के लिए विख्यात हैं और उनके शिष्य थे प्लेटो। तो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो प्लेटो की है, जो कि 375 BC यानी बिफोर क्राइस्ट में लिखी गई थी, ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो बहुत ही फेमस प्रश्न है। 2020 से 2025 तक के बीच में NK सिंह जो हैं वो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, NK सिंह। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब देखिए कितना, आप पुराने जितने पेपर फर्स्ट फेज़ में हुए हैं, ठीक है, जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसको पूरा देख के जाइए। 100% आप मान के चलिए क्वेश्चन रिपीटेड ज़रूर होंगे और आप अधिकतम प्रश्न करके आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा होगा, चूँकि परीक्षा के फेज़ कंप्लीट हो रहे हैं धीरे करके एक करके, तो आप पढ़ तो रहे ही होंगे, बस कुछ चीज़ें आपको जो भूल रही होंगी, इससे आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और आप आइडिया लगा पाएंगे, मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न मैं फेस करने वाला हूँ एग्ज़ाम हॉल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912
में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरलों से भी प्रश्न आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो वहाँ भी हल्का सा आप अपनी से नज़र दौड़ा सकते हैं। तो 1912 में भारत में गवर्नर जनरल थे चार्ल्स हार्डिंग। दोस्तों कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग, याद रखेंगे, चार्ल्स हार्डिंग। तो चार्ल्स हार्डिंग जो थे वो 1912 में गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आइए, पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहा जाता है? मतलब पर्वत के पद के पास की ज़मीन जो होती है उसे क्या कहा जाता है? मतलब कि पर्वत के नीचे जब भी धसी हुई ज़मीन जिसे हम लोग कहते हैं उसे डाउन फील्ड कहा जाता है। उसे कहते क्या है? उसे सिंक लाइन या अभिनति कहा जाता है। दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अभिनति कहते हैं, सिंक लाइन कहते हैं। और जो उठा हुआ भाग होता है उसे अपनति कहते हैं, एंटीक्लाइन कहते हैं, एंटीक्लाइन कहते हैं। बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि जो है उत्तरी प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किस राज्य में विधान परिषदें नहीं हैं? ठीक है, तो विधान परिषद किन 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 राज्यों में है, या अगर पता है आपको तो जो भी ऑप्शन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। तो नोट कर ले लें, 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषदें हैं। उसमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आंध्र प्रदेश, दोस्तों याद रखिएगा, विधान परिषदों की बात कर रहा हूँ, विधानसभाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, विधान परिषद कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यूपी की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो जिला सुरंग किसको जोड़ती है? तो जो जिला सुरंग जो है वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, जो कि कारगिल ज़िले में सोनमर्ग और द्रास शहर को जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है दोस्तों? सोनमर्ग, ऑप्शन में आपको मिलेगा, सोनमर्ग को द्रास शहर से जोड़ती है। मैं यहाँ आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि दर्रे वगैरह पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से दर्रे किन किन राज्यों में हैं और कौन कौन से दर्रे किन किन क्षेत्रों को जोड़ रहे हैं, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, कौन से, जैसे बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, उसी तरह से जोजिला दर्रा जो है इसमें लद्दाख के सोनमर्ग और द्रास शहर के बीच में उसको कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। मानला लिपुलेख उत्तराखंड में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो जम्मू कश्मीर में कई राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न आया था उसका आंसर था दाची गाम। ठीक है ना, तो दाची गाम जो है, याद रखिएगा, दाची गाम जो है JNK जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था वर्धमान। याद रखिए दोस्तों, महावीर भगवान जैन धर्म से जुड़े हुए हैं और जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है और इनका बचपन का नाम था वर्धमान। यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? मतलब सबसे पहले किस राज्य में देखा गया भारत के अंदर? तो केरल में 2018 का प्रश्न, करंट अफेयर का प्रश्न बना रहे हैं 18 से, तो केरल में देखा गया था। ठीक है, तो निपाह वायरस के जो केसेस निकले थे 2018 में दोस्तों, वो किस राज्य में निकले थे? तो केरल राज्य में निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, केंद्र राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंधों के बीच में जो विवाद होते हैं उससे संबंधित कौन सी समिति नहीं थी? तो कौन सी समिति नहीं थी? तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं। तो याद रखें, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग,
भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग। दोस्तों याद रखिएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आप लोग को, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति आयोग, सरकारिया आयोग। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो सरकारिया आयोग और राजमन्नार आयोग के ऊपर पूछा जाता है। राजमन्नार आयोग का गठन 1970 में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पॉलीथीन किस से मिलकर बना है? तो पॉलीथीन जो परीक्षा का प्रश्न था उसका उत्तर है पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन, यानी C2H4 के पॉलीमर से C2H4 के कनेक्ट होने से बना है। ठीक है ना, तो पॉलीथीन का निर्माण इससे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका ने अपने देश में कई प्रकार की राजधानियां बना रखी हैं, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक राजधानियां। तो कार्यपालिका राजधानी पर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, जो कि प्रिटोरिया है। क्या है दोस्तों? प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया जो है वो कार्यपालिका राजधानी दक्षिण अफ्रीका की है और विधायी राजधानी केपटाउन को माना जाता है। अब परीक्षा का प्रश्न जो है कंप्यूटर से है। ट्रैक बॉल कैसी डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल कैसी डिवाइस है दोस्तों? तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। मैंने आप लोग को बताया कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, इनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज भूपेन हजारिका है दोस्तों। तो भूपेन हजारिका जो है मैंने आपको बताया है, इन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है भूपेन हजारिका जी को। ये वहीं अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं और असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली जो ब्रिज बनी है उसका नाम है भूपेन हजारिका। ठीक है, इसका पहले जो नाम था वो ढोला सदिया के नाम से जाना जाता था, जो लगभग 9.15 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? तो ये देखिए आपका विविध से प्रश्न है। अप्सरा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर रहा है। अप्सरा जो है वो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर रहा है जो भारत के पास रहा है और इसको ट्राम्बे मुंबई में स्थापित किया गया, वहीं बनाया भी गया था। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, DHCP का फुल फॉर्म क्या है? DHCP दोस्तों, DHCP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा दोस्तों, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ शब्द है, याद रखिएगा इसको। फिर यह देखिएगा कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य सोने का उत्पादन कर रहा है? तो कर्नाटक कर रहा है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा कर रहा है सोने का उत्पादन। बारदौली आंदोलन किससे संबंधित है? तो बारदौली आंदोलन जो है गुजरात से जुड़ा हुआ किसान आंदोलन है, जो कि 1928 में हुआ था। किसान से जुड़ा हुआ आंदोलन 1928, जो कि बारदौली से जुड़ा हुआ है, जो कि बारदौली से दोस्तों जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का सर्वाधिक संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सी रही है? तो उसका नाम है IRNSS। तो IRNSS जो उपग्रह प्रणाली रही है, और इसका अन्य नाम है नाविक इसका अन्य नाम है। हिंदी में भी लोग इस तरह से ले सकते हैं और इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है। नाविक जो है संवर्धित उपग्रह प्रणाली है जो पृथ्वी का अध्ययन करेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो द्वारा 2018 में लॉन्च उपग्रह क्या नाम है?
तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो ने एक उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम है हाईसिस। HYSIS हाईसिस, याद रखिएगा। हाईसिस जो है उपग्रह है जो कि अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अजैविक तत्व होते हैं हमारे पर्यावरण में? कौन से जैविक तत्व होते हैं हमारे पर्यावरण में? तो बहुत से तत्व होते हैं जो जैविक और अजैविक कारकों से हमारा इन्वायरमेंट बनता है, मतलब हमारा पर्यावरण बनता है। उसमें कई अजैविक और जैविक कारक होते हैं। तो अजैविक कारक पता होंगे, अजैविक कारक जिसमें जीवन ना हो, जैविक कारक जिसमें जीवन हो। सामान्य सा शब्द, सामान्य सा अर्थ आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अजैविक कारक यानी सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी शब्द क्या हैं? अजैविक कारकों को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हवा, वायु, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु किससे जुड़ता है? तो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो किससे जुड़ा होता है? तो वह मस्तिष्क यानी ब्रेन से जुड़ा होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न का उत्तर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किससे संबंधित है? तो रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था जो है टॉमस मुनरो से जुड़ी हुई है। इनके द्वारा सबसे पहले तत्काल ये समय मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे और 1820 में के आसपास रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया, जो कि टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। कई व्यवस्थाएं थी, उसमें एक रैयतवाड़ी व्यवस्था भी थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया? देखिए योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका है वो 22 जनवरी 2015 में लाया गया था। तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाया गया था। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जनधन योजना है, मेक इन इंडिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम, इस तरह की योजनाएं लाई गई हैं हाल ही में। इन सभी चीज़ों के बारे में एटलीस्ट एक बार जरूर देख के जाएं। 1931 कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1931 की बात कर रहे हैं तो वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में मुंबई में। प्रथम अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? तो 1885 में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त कर दिया गया है? ठीक है ना। तो WHO ने क्या कर दिया है कि विश्व के 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया 19 में। तो वो कौन से देश है? वो है अल्जीरिया और अर्जेंटीना। याद रखिएगा अल्जीरिया यानी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है अल्जीरिया, और दूसरा नाम है अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है, याद रखिए इसको, दोनों देशों को मलेरिया मुक्त किया जा चुका है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया था? स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में कुल कितने देश शामिल किए गए हैं? तो सार्क के अंदर 8 देश शामिल किए गए। ये परीक्षा में ये रिपीटेड प्रश्न है, आ चुका है। पूछा जा सकता है इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है या कौन सा देश है, इस तरह से परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो 8 देश हैं। नाम है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है। नोबेल प्राइज़ कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है, आप सुनते होंगे, नॉर्वे में दिया जाता है ये। ठीक है ना। तो कौन कौन से वो पुरस्कार 6 हैं? भौतिक विज्ञान का, रासायनिक विज्ञान का, चिकित्सा का, शांति का, साहित्य का और अर्थशास्त्र का दिया जाता है। पहले 5 में ही दिया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम को किसने शुरू किया था। तो 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की थी। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के सह संस्थापक थे लाला हरदयाल। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया। तो आर्यभट्ट उपग्रह 1975 में लॉन्च किया गया। डेट याद करके जाइएगा, 19 अप्रैल भी याद कर लीजिएगा चाहे तो, वैसे सन ही पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत जल्दी से कंप्लीट करते हैं चीज़ों को, देखते हैं। फिर आइए, व्यक्तिगत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। तो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें इन्होंने कई राज्यों को अपने में मिला लिए, विलय कर दिया था डलहौजी जी ने, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितनी स्मार्ट सिटी को चुना गया। तो स्मार्ट, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ, तो स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, करंट अफेयर से जुड़ा रहता है हमेशा ये। शुरुआत में ये 20 शहरों को शामिल किया गया और जो टारगेट रखा गया है 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाना है। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा के जान ही रहे हैं, राज्यसभा के 250 और लोकसभा के 552 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा, किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है अच्छे से। कुटुंबश्री योजना किस राज्य से ने चलाई है। कुटुंबश्री योजना केरल सरकार ने चलाई है, याद कर लीजिएगा। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर वो दुधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, मिलाने पर दुधिया हो जाता है। CO2 मिला दीजिए तो दुधिया हो जाएगा चूने का पानी। फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी और मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं दोस्तों। फिर आइए, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए वैज्ञानिक नाम तो बहुत हैं, तो ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे, तो कुछ के याद कर लीजिएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस इसका नाम है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। कम से कम एटलीस्ट उतना नाम तो याद ही कर लीजिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बेंगालेंसिस, ठीक है, बेंगालेंसिस। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू किया गया था और मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था इसको 1632। ठीक है। नेक्स्ट ओलंपिक 2021 कहाँ पर संपन्न होगा। तो टोक्यो जापान में दोस्तों। टोक्यो जापान में कौन कौन से गेम जो हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले जाते हैं, कहाँ संपन्न होने उसको देख के जाइएगा। बल की इकाई क्या है, न्यूटन होती है, सभी पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में। तो भाग 3 में 12 से 35 तक दिए हुए हैं। जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट किसके पास है। तो केरल के पास लगभग 74% साक्षरता रेट है, याद करके इसको जरूर जाइएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से आते हैं। वीटो पावर कितने देशों के पास है। तो वीटो पावर है 5 देशों के पास है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य है, स्थायी सदस्य हैं, उन्हीं के पास वीटो पावर होगी, जैसे कि चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों दोनों की मिला के बात कर रहे हैं, वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल कितने क्षेत्र हैं। तो 24.56% जो है ये वन और वृक्षों को मिलाकर हैं, आच्छादित क्षेत्र कैलकुलेट किया गया है। अगर सिर्फ वनों की बात करते हैं तो 21.67 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ब्रिटेन ने कितनी बार मैसूर आक्रमण किया। तो मैसूर अटैक 4 मैसूर अटैक हुए हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, वही 4 आपके आंसर हो जाएंगे। नंबर संख्या में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के अंदर सबसे नया जो अभी न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया है वो कौन सा है। वो कुंडनकुलम, जो कि 2013 में लगाया गया था,
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का हिमांक बिंदु कितना होता है। हिमांक बिंदु जो कि केल्विन में कैलकुलेट करना है तो 273.15 केल्विन होगा। 273 मतलब 273.15 केल्विन, इसको याद करेंगे आप लोग, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लास्ट 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी से निपटाते हैं इसको जल्दी से। कि कोलेरू झील कहाँ पर है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। याद रखिएगा मीथेन का सूत्र CH4 होता है, C चारों तरफ से हाइड्रोजन को कनेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। CH4 जो होता है मीथेन का सूत्र होता है। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी, दहेज प्रथा पे 1961 में लगाई गई रोक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही साइड से क्वेश्चन आ गया है ये। 1961 में दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी, ठीक है ना। और ये बहुत से कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएँ थी जो कि समाज में विद्यमान थी, उसको 2000 मतलब कि 1800 से लेके 1900 के बीच में काफ़ी कुरीतियों को समाप्त किया गया। उनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार यानी कॉमर्स की बात करें तो ई-कॉमर्स कहलाता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो 3 क्षेत्र होते हैं हमारे पास, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा गया है और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग को रखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।